हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 5 है, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इसको कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो नई एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर नंबर 5 है। नई एनसीईआरटी मतलब जो एनसीईआरटी नए सिलेबस के हिसाब से अपडेट होके आई है। ठीक, तो देखो यार, इस चैप्टर को हम यहाँ पे कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। मतलब ये वन शॉट वीडियो होगी, लेकिन वन शॉट देख के आप ये मत समझ लेना कि भाई इसका ये मतलब है कि मैं आपको ये चैप्टर कुछ ही टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मेन बाकी के टॉपिक्स छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। हम जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में दिए गए हैं सबको अच्छे से डीप लेवल पे समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यार, चैप्टर के नाम में आ रहा है संरक्षण, और किसका संरक्षण? पौधे एवं जंतुओं का। तो क्वेश्चन ये आता है कि पौधे एवं जंतुओं को संरक्षित करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, उन्हें क्या खतरा है? तो जाहिर सी बात है, देखो यार, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो जीव पहुंचा रहा है वो है इंसान। हम इंसानों की वजह से बाकी सब चीज़ें खतरे में हैं, क्योंकि हमने जितने भी दूसरे जीव हैं, ठीक है ना, उन सभी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो अब क्या हो गया है कि हमारी गतिविधियों के कारण बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगी अगर उनको बचाया ना गया तो। और कोई भी प्रजाति अगर यहाँ से ख़त्म होती है तो उसका असर बाकी चीज़ों पे पड़ता है, जो दूसरी प्रजातियाँ बच गई हैं उन पे पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक आहार श्रृंखला, आप जाके पढ़ोगे टॉपिक आगे कि भाई एक जीव दूसरे जीव को खा के जिंदा रहता है, इस तरह से फूड चेन बनी होती है। अब अगर कोई प्रजाति विलुप्त हो जाएगी तो वो फूड चेन ब्रेक हो जाएगी, और जब वो फूड चेन ब्रेक होगी तो जो प्रजातियां बच गई हैं ना, उनके जीवन पे भी खतरा आ जाएगा। तो इस तरह से जाहिर सी बात है इंसान के जीवन पे भी खतरा आएगा, इसीलिए इंसान मेनली इन सबको बचाने में लगा हुआ है। ठीक, तो अब बात आती है कि इंसान ने इनको बचाने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया, वन्य जंतु अभ्यारण्यों का निर्माण किया, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया। तो पहले के दिमाग में एक सवाल आता है, आपके अध्याय के शुरू में ये दिया गया है कि भाई इन सभी क्षेत्रों को बनाने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? तो जाहिर सी बात है, इनको बनाने का मकसद यही है कि हम इन सब चीज़ों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को बचा पाएँ। ठीक है, तो अगर आपको इस सवाल का जवाब पेपर में मान लो आ गया और लिखना है, तो आप उसको पॉइंट्स में लिखोगे, है ना, कि इनको बनाने का उद्देश्य निम्नलिखित है। जैसे जैव विविधता का संरक्षण करना। जैव विविधता आप समझते हो ना, जैव विविधता मतलब है विभिन्न प्रकार का जीवन जो भी पाया जाता है, ठीक है, उसको बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ प्रजातियां खत्म होती जाएंगी तो जो जो जैव विविधता है वो खतरे में पड़ती जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को बनाना पड़ा ताकि वहाँ पर इन जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको संरक्षित रखा जा सके, है ना। जाहिर सी बात है, कुछ प्रजातियां लुप्त प्राय या संकटग्रस्त हैं, मतलब जो अब खत्म होने की कगार पे हैं, तो उनकी भी रक्षा करनी है, उसलिए भी ये चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना है, क्योंकि जो भी, ठीक है ना, नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बहुत सारी रिसर्च या अध्ययन करना है, शोध करना है, अध्ययन करना है, तो उसके लिए भी कुछ स्थल उपलब्ध होना चाहिए, प्राकृतिक स्थल, ताकि इन प्राकृतिक चीज़ों का, ठीक है ना, स्टडी किया जा सके। तो इसके लिए भी ये राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य और जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है, और स्थानीय एवं पारंपरिक ज्ञान को बनाए रखना है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारे जंगली जानवर, उनके बारे में जानकारी। तो अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो उनसे रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बात ये भी है कि भाई पर्यटन और शिक्षा को भी बढ़ावा देना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूरिस्ट घूमने जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरह के राष्ट्रीय उद्यानों में, वन्य जंतु अभ्यारण्यों में। ठीक है, तो ये टूरिस्ट या पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलता है अगर हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो ये सारे उद्देश्य हैं इनको बनाने का। निष्कर्ष जो निकलता है मोटा मोटा अगर आप समझें तो आप यूँ समझ सकते हो कि इन संरक्षित क्षेत्रों का उद्देश्य केवल जानवरों या पेड़ों की रक्षा करना नहीं है, रक्षा करना है लेकिन केवल ये नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण पर्यावरण और जो हमारा इकोसिस्टम है, यानी पारिस्थितिक तंत्र है, इसको बनाए रखना भी हमारे मकसद है। ठीक है, ताकि भविष्य में जो पीढ़ियाँ हैं, ठीक है, वो भी इन चीज़ों को देख पाएँ। ठीक, अगर कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा ही है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है और इसके क्या कारण हैं, इसको समझो। देखो यार, वनोन्मूलन का मतलब क्या है कि जंगलों का कटाव, और ये छोटे मोटे पैमाने पे नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 पेड़ काट दिया अब उसको वनोन्मूलन बोलोगे, नहीं।
वनोन्मूलन का मतलब होता है एक बड़े पैमाने पे जब भी जंगल काटे जाएंगे या जंगल खत्म कर दिए जाएंगे तो उसको बोला जाएगा वनोन्मूलन। ठीक है, अब वनोन्मूलन क्यों किया जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात कि वनोन्मूलन क्या होता है, अगर ये आ जाए तो आप लिखोगे इस तरह से जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वनोन्मूलन जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ये वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े पैमाने पर जंगलों या वनों को काट कर उन्हें अन्य उपयोगों जैसे खेती बाड़ी हो गई या कोई फैक्ट्री वगैरह लगा दी या लोग रहने के लिए अपने आवास या घर बना लिए उसमें परिवर्तित कर दिया था। कहने का मतलब है जहाँ से पेड़ पौधे या जंगल काटे गए वहाँ पे दोबारा पेड़ पौधे या जंगल नहीं लगाए गए, बल्कि किसी और काम के लिए वो जमीन उपयोग की जा रही है, तो उसको बोलेंगे हम कि वहाँ पे वनोन्मूलन हुआ है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है। अब वनोन्मूलन के कारण क्या है, कॉजेस क्या हैं भाई, ठीक। तो देखो यार, एक कारण जो बहुत बड़ा कारण है कि भाई इंसान को खेती के लिए भूमि चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो ज़्यादा अनाज, ज़्यादा सब्जियाँ, ज़्यादा फल, इन सब की ज़रूरत होगी, तो मतलब खेती के क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा। तो खेती के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए जंगल काटे जाते हैं, मतलब वनोन्मूलन होता है। दूसरा आपने देखा होगा घरों एवं कारखानों का निर्माण करना है इंसान को, तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। अब जहाँ भी आपको ज़मीन चाहिए, जाहिर सी बात है नई ज़मीन पैदा तो नहीं होगी, जो ज़मीन पहले से है उसी का उपयोग करोगे, यानी जहाँ पे जंगल है वहाँ जंगल काटोगे और दूसरी चीज़ों का निर्माण करोगे, तो इससे होगा क्या, वनोन्मूलन होगा, है ना। फर्नीचर या दूसरी चीज़ें जो लकड़ी की बनती हैं, या फिर आप लकड़ी को अगर ईंधन के रूप में उपयोग करना चाहते हो तो लकड़ी जब भी आपको चाहिए तब भी आप पेड़ पौधे काटोगे, जो वहीं से लकड़ी मिलती है। ठीक है, चरागाह के लिए भूमि चाहिए तो भी आप जंगल ही काटोगे। ठीक है, बहुत सारे खनिजों को निकाला जाता है। अब मान लो जहाँ पे खनिज मिले हैं वहाँ पे जंगल है, तो जंगलों की कटाई कर दी जाती है या वनों की कटाई कर दी जाती है। तो ये सारे कारण हैं जो प्रमुख कारण हैं, ठीक है, वनोन्मूलन के। तो इस पीडीएफ को अच्छे से, ठीक है ना, आप खुद भी नोट बना लेना, ठीक है ना, यहाँ से देख के, ठीक है, और अच्छे से उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपके जो भी स्कूल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर ये सारे नोट्स बना रखे हैं, पीपीटी बना रखी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब तो हमने कारण देख लिए, अब बात करते हैं परिणाम क्या हो सकते हैं इसके, है ना। वनोन्मूलन के परिणाम क्या हो सकते हैं, मतलब अगर जंगल बहुत बड़े पैमाने पे काटे जा रहे हैं तो इससे क्या क्या खतरा है, इसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे। तो देखो, वर्षा में कमी हो जाएगी, सूखा पड़ने लग जाएगा, जलवायु में परिवर्तन होने लग जाएगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जैव विविधता की हानि हो जाएगी। कि यार अगर आप पेड़ काट रहे हो जंगलों के, तो सिर्फ आप पेड़ों को नहीं मार रहे हो, उन पेड़ पौधे में बहुत तरह के पशु रहते हैं, बहुत तरह के पक्षी रहते हैं, ठीक है, बहुत तरह के सूक्ष्म जीव भी वहाँ पे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, आप उन सभी को ख़त्म कर दे रहे हो, तो इससे जैव विविधता की हानि होगी। ठीक है, मिट्टी का बड़े पैमाने पे कटाव होगा, जिसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो जाएगी, बाढ़, सूखा, सुनामी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा आने लग जाएंगी, है ना। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग खतरा बढ़ जाएगा, बर्फ पिघलने लग जाएंगी। ठीक है, मरुस्थलीकरण हो जाएगा। मरुस्थलीकरण का मतलब है जो पहले उपजाऊ भूमि थी, अब धीरे धीरे उसने अपनी उपजाऊ शक्ति खो दी और धीरे धीरे वो बंजर हो गई या रेगिस्तान में लग गई, इसको बोला जाता है मरुस्थलीकरण। तो जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उपजाऊ भूमि भी रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सारे परिणाम है, या फिर आप यूँ कह सकते हो दुष्परिणाम है वनोन्मूलन के। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, जैव विविधता। तो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि भाई पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तरह के, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानवर हों, पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, सभी तरह के जो जीव हैं, इसमें सूक्ष्म जीव भी आते हैं, ठीक है, उनकी जो अलग अलग प्रजातियां, उन सभी को मिला के क्या बोला जाता है, जैव विविधता। जैव विविधता जैसे नाम से पता लगता है कि भाई विभिन्न प्रकार का जीवन जो पाया जाएगा, ठीक है, उन सभी के कंबाइंड एक ग्रुप को क्या बोलेंगे, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब अगर इसको हम आसान भाषा में समझे, लिखना तो आपको ऐसे ही है, बट समझने के लिए अगर आप आसान भाषा में समझो, है ना, एक सरल भाषा में, टूटी फूटी लैंग्वेज में, तो आप कह सकते हो जितनी भी अलग अलग तरह की चीज़ें जिंदा हैं या जीवित हैं, वो सब मिलकर जैव विविधता कहलाती हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलिए, अगला जो टॉपिक है, ठीक है, वो है कि भाई वन एवं वन्य प्राणियों का जो संरक्षण कर रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यार देखो, जो वन या फिर वन्य प्राणी हैं, इनका संरक्षण क्यों जरूरी है,
ताकि जैव विविधता बनी रहे, मतलब विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो बनी रहें, कोई भी प्रजाति विलुप्त ना हो। हमारी कोशिश यही है। अब वो अलग बात है हम अपनी कोशिश में कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, बट कोशिश यही है कि जो जैव विविधता है वो बनी रहे। जब ये बनी रहेगी तो पृथ्वी पर संतुलन बना रहेगा और मानव के जीवन में भी, ठीक है, शांति रहेगी, मतलब मानव के जीवन को भी खतरा नहीं होगा। ठीक है, तो वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो आपको सिंपल सा बहुत ही सरल भाषा में लिखना है कि भाई सबसे पहली बात, प्रदूषण का नियंत्रण होता है वनों से, ठीक है। वनों से हमें शुद्ध वायु मिलती है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जलवायु संतुलन से क्या होता है कि भैया, ठीक है, दूसरी बात क्या है, जलवायु का संतुलन बना रहता है। जलवायु का संतुलन बना रहेगा तो टाइम पे वर्षा होगी, टाइम पे गर्मी आएगी, टाइम पे सर्दी आएगी, मतलब पूरा जो भी मौसम है वो अपने अपने समय पे आएंगे, ठीक है। वर्षा चक्र अच्छा रहेगा, तापमान संतुलित रहेगा, तो जीवन जो है वो अच्छा बना रहेगा पृथ्वी पर, है ना। जो पेड़ पौधे हैं या वन है तो इनसे एक और फायदा होगा कि मिट्टी का कटाव रुकेगा, क्योंकि जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ कर उसको बहने से रोकती हैं। तो जब अधिक वर्षा होती है तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहती इधर उधर नहीं जाती, अगर वहाँ पे पेड़ पौधे की मात्रा ठीक ठाक लेवल से है तो। दूसरी बात है कि भाई जो वन होते हैं ये प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत होते हैं, यहाँ से हमें ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है, औषधियाँ मिलती हैं, भोजन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में मैंने पॉइंट डाला नहीं, ये पहला पॉइंट है प्रदूषण नियंत्रण, ये दूसरा पॉइंट है जलवायु संतुलन, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है मिट्टी का कटाव को रोकना, और ये चौथा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत होते हैं कौन, वन। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि वन्य प्राणियों या फिर वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखो पहला इसमें आप टॉपिक लिख सकते हो, पहला मतलब पॉइंट लिख सकते हो जैव विविधता को बनाए रखना। दूसरा आप लिख सकते हो खाद्य श्रृंखला का संतुलन बनाए रखना। तीसरा आप लिख सकते हो औषधीय, ठीक है, महत्व है इनका बहुत सारे जीवों का। तो एक एक करके समझते हैं इनको। देखो जैव विविधता बनाए रखना मतलब हर जीव किसी न किसी रूप में हमारे इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसका हिस्सा है, भले ही वो हमें कितना भी तुच्छ लगे जीव, ठीक है, बट हर जीव का अपना महत्व होता है। दूसरी बात क्या है कि भाई खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी अगर कोई भी प्रजाति विलुप्त हो जाती है बीच से। खाद्य श्रृंखला क्या होती है आप ऐसे समझो, जैसे कि यहाँ पे हर एक जीव किसी न किसी जीव को ही तो खा रहा है। जैसे आप यूँ समझो, ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे हैं तो ये भी जीव ही। अब इनको मान लो खरगोश ने खाया, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। सूर्य का प्रकाश हरे पेड़ पौधों पे आया और उन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया, क्योंकि ये सूर्य की एनर्जी ट्रैप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो अब मान लो ये जो हरे पौधे हैं, ठीक है, इनको खरगोश ने खाया, ठीक है, या हिरन ने खाया, और ये खरगोश या हिरन जो भी है इसको मान लो किसी लोमड़ी ने खा लिया, ठीक है, और ये जो लोमड़ी है फिर इसका शिकार किसी शेर चीते ऐसे चीज़ों ने कर लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये पेड़ पौधे हैं इनको खाया हिरन ने या खरगोश ने, इसको खाया लोमड़ी ने, इसको खाया शेर ने या चीते ने। तो यहाँ पे एक सीरीज बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। तो इसी श्रृंखला को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। अब यहाँ पे मान लो अगर बीच से या कहीं से भी मैं कोई एक प्रजाति विलुप्त कर दूँ, मान लो कि यहाँ पर बीच से या खरगोश या हिरन सारे समाप्त हो गए किसी वजह से, तो जैसे ही यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो गई, अब यहाँ पे ये खाद्य श्रृंखला पूरी ब्रेक हो जाएगी। अब होगा क्या कि घास को खाने वाला कोई रहा नहीं तो घास बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, लेकिन जो जीव हिरन को या खरगोश को खा के जिंदा थे, चाहे वो लोमड़ी हो गई या शेर हो गया, चीता हो गया, ये ख़त्म होने लग जाएंगे, क्योंकि शेर चीता घास खाने तो आएंगे नहीं। तो मतलब हो क्या रहा है कि किसी एक जीव के ख़त्म होने से बाकियों पे खतरा बढ़ जा रहा है। इसीलिए खाद्य श्रृंखला को मेंटेन रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है। ठीक है, एक और बात आप समझ सकते हो कि बहुत सारे जीवों से, बहुत सारे जानवरों से, ठीक है, बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं। अगर आप पढ़ो या फिर नेट पे सर्च करो तो आपको पता लग जाएगा। तो अगर ये वन्य जीवन को हम बचाएंगे नहीं, ख़त्म हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जो औषधीय गुण हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों को भी हम खो देंगे। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं।
अगला है कि भाई जो इंसान ने अलग अलग क्षेत्र बनाए हैं इनको बचाने के लिए, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हम पढ़ना शुरू करें, इससे पहले आपको समझना होगा जैव मंडल क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें वर्ड आ रहा है जैव मंडल, है ना, बायोस्फीयर। तो जैव मंडल पृथ्वी का वो क्षेत्र होता है जहाँ पर जीवन संभव होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर भूमि यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों एक साथ पाए जाते हैं, वहीं पे जीवन पाया जाएगा, ठीक है। और जीवन का मतलब है कुछ भी, चाहे वो जीव हों, जंतु हों, जीव जंतु हों या पौधे हों, सूक्ष्म जीव हों, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे जहाँ आप रहते हो, आपको रहने के लिए ज़मीन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, मतलब जहाँ पे आप हो वहाँ पर ये तीनों चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है। वहाँ पर स्थल मंडल भी है, भूमि भी है, जल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, तभी वहाँ पे आप जी पा रहे हो, जीवन संभव है। तो जीवन जहाँ जहाँ पे संभव है उन सभी क्षेत्रों को हम जैव मंडल बोलते हैं। और जीवन वहीं संभव होगा जहाँ पर ये तीनों चीज़ें कम से कम पाई जाएंगी, भूमि, जल, वायु। क्लियर हो गई बात। तो अब बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। देखो नाम है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बट इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमने ऐसे कुछ क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया है, मतलब वहाँ शिकार पे या फिर बाहरी गतिविधियों पे रोक लगा दी है, ताकि वहाँ का जो जीवन है या जैव मंडल है वो आरक्षित रहे, बचा रहे, ठीक है। तो वन्य जीवन पौधों एवं जंतुओं को बचाने के लिए जो बहुत बड़े बड़े विशाल संरक्षित क्षेत्र हैं उनको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हद तक जो उस क्षेत्र के आदिवासी हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने जीवन यापन के लिए जो जरूरी सामान है, जो जरूरी सामान है वो ले सकते हैं, है ना। हालांकि इनके भी नियम होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जैसे आदिवासी लोग भी अगर चाहें तो ऐसे बड़े पैमानों पे वहाँ पे जंगलों को काट नहीं सकते, तो यहाँ पे नियम होते हैं, लेकिन कुछ हद तक इनको अलाउ होता है। अब देखो अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊँ तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं इनको मेनली 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, 3 जोन में बांटा जाता है। एक होता है कोर जोन, जिसे हम बोलते हैं कोर क्षेत्र, ये सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है और ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है। मतलब जो जैव मंडल का कोर क्षेत्र है यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है। यहाँ पे जैव विविधता के संरक्षण का ये मुख्य स्रोत होता है। तो जैव मंडल का जो कोर क्षेत्र होगा यहाँ पे बिल्कुल ही रोक होगी पेड़ पौधों को काटने पे, ठीक है, शिकार करने पे, मतलब मानो कि कोई भी गतिविधि यहाँ पे अलाउड नहीं होगी। इवन आदिवासी लोग भी यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे जो उस जगह पे रहते आए हैं बहुत टाइम से, वो भी, ठीक है। दूसरा होता है बफर जोन, जिसे हम बोलते हैं बफर क्षेत्र। ये कोर क्षेत्र के चारों ओर होगा और यहाँ सीमित और नियंत्रित मानवीय गतिविधियाँ होंगी, जैसे अनुसंधान, कोई रिसर्च करनी है, पर्यावरण, शिक्षा, वन, ठीक है, प्रबंधन, इनको अनुमति होती है, ठीक है। और एक होता है संक्रमण क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ये सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं या वहाँ के आदिवासी हैं वो पारंपरिक तरीके से रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं, मवेशी पालन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। जो रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी सामान है जैसे सूखी लकड़ियाँ वगैरह वो जंगल से इकट्ठी कर सकते हैं। वो पेड़ पौधों को काट नहीं सकते, हरे पेड़ पौधों को, हाँ, बट सूखी लकड़ियाँ वगैरह वहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र बनाए जाते हैं। फिर समझ लो कि अगर ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो सबसे अंदर का हिस्सा जो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होगा, यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा कुछ भी करने के लिए, है ना, जिसे हम बोलेंगे कोर क्षेत्र। इसके बाहर होगा इसके चारों ओर बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र में कुछ गतिविधियां मानवीय अलाउ होंगी, शिक्षा के लिए, पर्यटन के लिए, टूरिस्ट वगैरह आके घूम सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो सबसे बाहरी क्षेत्र होगा यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं, वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, ये रह सकते हैं, अपना गांव या घर बसा सकते हैं यहाँ पर और यहाँ खेती वगैरह कर सकते हैं। जंगल से जो उन्हें इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो आसपास के यहाँ बाहर वाले एरिया है यहाँ से वो सूखी लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो एक टॉपिक आएगा फ्लोरा एंड फाउना, हिंदी में बोला जाता है वनस्पति जात और प्राणी जात। तो वनस्पति जात का क्या मतलब है कि भाई किसी भी क्षेत्र में जितने भी तरह की वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, ये सब पाई जा रही हैं वो वहाँ का वनस्पति जात कहलाता है। जैसे मैं बात करूँ, मान लो कोई एरिया है, मान लो आपका एक गाँव है और आपके गाँव में नीम, पीपल, बबूल, गेहूँ, घास, कमल, गेंदा और मछली के जो तालाब हैं उसमें पाए जाने वाले जल वाले पौधे, ये सब पाए जाते हैं।
तो ये सभी क्या है, मछली की बात नहीं कर रहा है, रखना मछली वाले तालाब के पौधे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी मान लो पेड़ पौधे आपके गांव में पाए जाते हैं, तो ये आपके गांव का वनस्पति जात हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करें प्राणी जात की, तो प्राणी जात का मतलब है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मतलब पेड़ पौधों को छोड़ के जो दूसरे जीव बचे हैं वो सभी जो पाए जाएंगे उनको हम आपका प्राणी जात यानी कि फौना बोलेंगे। जैसे मान लो कि कोई जंगल है, वहाँ पर बाघ, हाथी, हिरण, तोता, चील, मछली, सांप, मकड़ी, गाय, भालू ये सब पाए जाते हैं, तो ये उस जंगल का प्राणी जात होगी यानी फौना होगी। आगे बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला जो टॉपिक है वो है अपना एंडेमिक स्पीसीज यानी कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि भाई ऐसी प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं या विशेष क्षेत्र या विशेष स्थान पर पाई जाती हैं और अन्य हिस्सों में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, तो वहाँ पे उसको बोलेंगे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, ठीक है। फिर से एक बार रीड कर देता हूँ मैं कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, जिसे हम स्थानीय प्रजातियां भी कहते हैं, ये वे जीव या पौधे होते हैं जो केवल किसी विशेष या खास स्थान पर ही पाए जाएंगे और दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं पाए जाएंगे प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। जैसे साल और जंगली आम पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते प्राकृतिक रूप से, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये वहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। ऐसे ही बाइसन, भारतीय विशाल गिलहरी, उड़न गिलहरी, पचमढ़ी जैवमंडल क्षेत्र के प्राणी हैं। ये तो पौधे थे, ये क्या है, प्राणी है। तो ये भी और कहीं नहीं पाए जाते प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब है कि वो एक अलग बात है कि कहीं पे कोई चीज़ नहीं पाई जा रही थी और आपने लाके पाल ली, आपने पिंजरे में किसी जीव को बंद किया जो जीव आपके यहाँ नहीं पाया जाता, कहीं और ही पाया जाता है सिर्फ। अब हो सकता है वो जीव आपके यहाँ पे जी भी ना पाए, कुछ दिन बाद मर जाए, बट वो प्राकृतिक रूप से तो यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है ना, आप उसको कैद करके लाए हो या फिर अप्राकृतिक रूप से आपने एक आवास बना दिया, वो एक अलग चीज़ है। बट प्राकृतिक रूप से ये जीव कहीं और नहीं पाए जाएंगे, किसी खास क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, तो उसको बोलेंगे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। इसके बाद देखो अगर हम बात करें प्रजाति ही क्या होती है, क्योंकि यार हम विशेष क्षेत्रीय प्रजाति की बात कर रहे हैं, बहुत बार हमने प्रजाति वर्ड इस्तेमाल किया, तो प्रजाति या स्पीसीज का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना जरूरी है। तो प्रजाति क्या होती है, प्रजाति ऐसे जीवों का समूह है जिनकी बनावट, गुण और कार्य आपस में मिलते जुलते होते हैं, और मेन बात क्या है, मेन पहचान ये है कि जो आपस में प्रजनन करके अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे कि वो एक ही प्रजाति के हैं। जैसे कि आप इंसानों को देखते हो तो आपको सारे इंसानों में बहुत सारी सिमिलरिटी नज़र आती है ना, वो आपस में संतान पैदा कर सकते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, उनकी बनावट, उनका गुण एक जैसा दिखता है, तो वो एक ही प्रजाति हुई। आप मान लो सारे कुत्तों को देखते हो तो सारे कुत्ते एक अलग, आपस में एक अलग प्रजाति है, इंसान एक अलग प्रजाति है, तो प्रजाति आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। प्रजाति की विशेषताएं क्या होती हैं कि सभी जीव एक जैसे दिखते हैं किसी एक प्रजाति के, मतलब उनका शरीर समान प्रकार से काम करता है, वे आपस में संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। संतान भी उसी प्रजाति की ही होगी, ऐसा नहीं है कि भाई इंसान का बच्चा कुत्ता पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इंसान का बच्चा भी इंसान ही होगा, ठीक है। सभी प्रजातियों के लिए वैज्ञानिक नाम होते हैं जो साइंटिस्टों ने दिए हैं, ये आपको जानना जरूरी है, और नाम दो भागों में होते हैं। जैसे अगर मैं मनुष्य की प्रजाति की बात करूँ तो जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन के लिए वो है होमो सैपियंस। तो यहाँ पे देखो दो हिस्सों में नाम है, एक दो, ठीक है। होमो, अच्छा साइंटिफिक नाम कई बार पूछे जाते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे होते हैं उनसे एक चीज़ पूछी जाती है और आपको भी पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखो कुछ लिख दिया है जो मेन मेन है, कम से कम इतना याद कर लेना। हाँ, आपका क्लास 8th के स्कूल पेपर में ये नहीं आया तो आप उस लिहाज से याद मत करना, अगर आपको ठीक है टेंशन हो रही है कि याद कैसे होगा तो टेंशन मत लेना, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। स्कूल के एग्ज़ाम में कभी कभी मनुष्य के बारे में पूछा जाता है तो आप मनुष्य का याद कर लेना, होमो सैपियंस कहते हैं, है ना। वो भी मेनली कक्षा 10 वगैरह 9 वगैरह में कभी कभी पूछ लेते हैं, 8 में तो ये भी नहीं पूछते, बट फिर भी अब मनुष्य वाला याद कर लेना। मनुष्य को साइंटिफिक जो नेम है मनुष्य की प्रजाति वो है होमो सैपियंस। इस तरह से जो शेर हैं इनकी प्रजाति का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा लियो, ठीक है। बाघ का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा टिग्रिस, और जो गाय है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बोस इंडिकस, और जो आम का पेड़ है इसका साइंटिफिक नेम है मैंगिफेरा इंडिका,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप याद कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं वन्य प्राणी अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। तो ये क्या होता है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीवों को प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से रहने दिया जाता है। यहाँ पर शिकार, जानवरों को पकड़ना या परेशान करना कानूनन वर्जित होता है, रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। विशेषताएं क्या होती हैं कि यहाँ मानव गतिविधियाँ सीमित होती हैं, नियंत्रित होती हैं। आदमी अपनी मर्जी से शिकार या किसी भी जीव को मार देना या जंगली चीज़ों को नुकसान पहुंचा देना, पेड़ पौधे काट देना, ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ वन्य प्राणी प्राकृतिक आवास में रहते हैं। मतलब क्या है कि आप यहाँ पे आर्टिफिशियली कुछ नहीं बनाते उनके लिए, जैसे चिड़ियाघर में तो बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियली बनाई जाती है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वन्य प्राणी अपने जो प्राकृतिक आवास था उसी में रहते हैं। मतलब क्या कि पहले से वो जंगल था, सरकार ने बस उसको प्रोटेक्शन दे दी है, ऐसा नहीं किया कि आपने जंगल बसा दिए, ऐसा नहीं। वो पहले से प्राकृतिक रूप से वो जंगली जीव वहाँ रह रहे थे, बट सरकार ने देखा कि ये प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं, इस क्षेत्र को संरक्षित कर देना चाहिए और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह किनारे किनारे होंगे, उसको देख रेख करने के लिए डिपार्टमेंट होगा पूरा, ऐसा गवर्नमेंट कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन जंगलों को बनाया है खुद, ऐसा नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से ही प्राकृतिक आवास हैं और सरकार ने बस उनको प्रोटेक्शन दी है, सुरक्षा दी। ठीक है, ये सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और वन विभाग इनका प्रबंधन करता है। कुछ अभयारण्यों में पर्यटकों को जाने की अनुमति होती है, लेकिन बहुत ही सख्त नियमों के तहत। ठीक है, मतलब टूरिस्ट जा सकते हैं लेकिन बहुत ही कंट्रोल मैनर में जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या होते हैं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क होते हैं ये ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य प्राणियों, वनस्पतियों और ऐतिहासिक वस्तुओं एवं प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा की जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कटाई, खेती या मानवीय गतिविधियों की पूर्ण रूप से रोक लगी होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कानून और सख्त होता है, जैसे यहाँ पे कुछ हद तक अलाउ था, यहाँ पर और ज़्यादा सख्ती होती है। ठीक है, और यहाँ पे वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या था कि मतलब यहाँ पर मेनली ना वन के कुछ खास तरह के प्राणियों को देखा गया कि वो बहुत कम पाए जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए मेनली ये बनाया गया था, है ना, वन्य के प्राणियों के लिए। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इसमें जो वन्य प्राणी हैं उनकी तो सुरक्षा करी जाएगी, साथ ही साथ वहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जा रही है उनकी सुरक्षा भी करी जाएगी। उस नेशनल पार्क के अंदर मान लो कोई ऐतिहासिक वस्तु आ रही है, मान लो कोई पुराना महल है जो खंडर हो चुका है, या कोई पुरानी इमारत है, या कोई भी पुरानी ऐतिहासिक वस्तु है, अगर मान लो उस घेरे में आ रही है वो, तो उसकी भी सुरक्षा की जाएगी। मतलब सिर्फ जंतुओं की नहीं तो आपको लगेगा ना कि यार ये सब चीज़ें सुनने में एक जैसी लग रही हैं। अब अभयारण्य में भी वही हो रहा है, प्राकृतिक चीज़ों को बचाया जा रहा है, राष्ट्रीय उद्यान में भी प्राकृतिक चीज़ों को बचाया जा रहा है, तो अंतर क्या है? अंतर यही है, जो नेशनल पार्क होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। जो नेशनल पार्क होते हैं यहाँ पे नियम और ज़्यादा सख्त होते हैं एज़ कम्पेयर टू वन्य प्राणी अभयारण्य। और वन्य प्राणी अभयारण्य में कुछ खास तरह के प्राणियों की सुरक्षा के लिए मिलकर बनाए जाते हैं, जबकि जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जितना भी तरह का वहाँ पे जीवन पाया जा रहा है, जैव विविधता पाई जा रही है, चाहे वो वन्य प्राणी हो, वनस्पतियाँ हों, इवन वहाँ पे पाई जाने वाली ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, इमारतें हैं, कोई भी प्राकृतिक वातावरण से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, जो भी अब इस उद्यान के घेरे में आ गया, सबकी यहाँ पे सुरक्षा की जाएगी, है ना। फीचर्स क्या है, इसके विशेषताएं क्या है? सरकार द्वारा घोषित संरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति खेती, चराई, शिकार या पेड़ नहीं काट सकता है। जानवर और पौधे दोनों का यहाँ पे संरक्षण होता है। पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है और पर्यटकों को अनुमति दी जा सकती है, लेकिन बहुत ही सख्त नियमों के अंतर्गत। तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि यहाँ पर देखो मैंने आधार लिखा है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे वन्य प्राणी अभयारण्य, किस आधार पे? अगर हम बात करें नियंत्रण के आधार पे कि कितना कंट्रोल रहता है, कितने खतरनाक नियम है वहाँ पे, मतलब कितने सख्त नियम है वहाँ पे। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होता है यहाँ पे ज़्यादा सख्ती बरती जाती है। जो नेशनल पार्क्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कड़े नियम होते हैं, मतलब शिकार वगैरह पे बिल्कुल ही रोक होती है, ठीक है, बाहरी गतिविधियों का, मानवीय गतिविधियों का बिल्कुल रोक होती है। लेकिन जो वन्य प्राणी अभयारण्य है यहाँ पे अपेक्षाकृत कम सख्त नियम होते हैं, मतलब कुछ हद तक मानवीय गतिविधियाँ अलाउड होती हैं।
ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मानवीय गतिविधियाँ पूरी तरह से निषिद्ध होती हैं। यहाँ पे कुछ हद तक अलाउड होती हैं। उद्देश्य क्या होता है, जो राष्ट्रीय उद्यान को बनाने का उद्देश्य है ये कि भाई उस एरिया का संपूर्ण जैव विविधता का संरक्षण करना, मतलब जितने भी तरह के जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं उन सभी को बचाना। जबकि वन्य प्राणी अभयारण्य जो होते हैं ये मुख्य रूप से जानवरों के संरक्षण के लिए ही बनाए जाते हैं, वो भी कुछ खास उस एरिया के जो जानवर हैं उनको संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखना। एक और क्वेश्चन आता है कि चिड़ियाघर और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर क्या होता है। तो भैया देखो, चिड़ियाघर या जू जो होता है ये कृत्रिम स्थान होता है, मतलब इंसान बनाता है, इसका डिजाइन करता है, और यहाँ पर जानवरों को पिंजरे या सीमित क्षेत्र में रखा जाता है ताकि लोग उन्हें देख सकें। और जो वन्य प्राणी अभयारण्य है ये कोई कृत्रिम क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे पिंजड़े में नहीं रखा जाता जानवरों को। ये वन्य प्राणी अभयारण्य जो होता है यहाँ पे प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र होता है ये, और जहाँ पे जानवर स्वतंत्र रूप से अपने प्राकृतिक आवास में ही रहते हैं, है ना। चिड़ियाघर को बनाने का उद्देश्य क्या होता है, लोगों को जानवरों के बारे में जानकारी देना, मनोरंजन करना, और जो लोग वहाँ जाएंगे उससे जो वो टिकट खरीदेंगे, पैसा देंगे, उससे पैसा कमाना। जबकि जो वन्य प्राणी अभयारण्य होता है इसको बनवाने का मकसद है कि भाई जानवरों का संरक्षण हो पाए, उनको प्राकृतिक आवास मिल पाए, या फिर उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा हो पाए, है ना। जो चिड़ियाघर होते हैं वो मेनली शहर या कस्बों के आसपास बनाए जाते हैं, या शहर या कस्बों के अंदर भी बनाए जाते हैं। जबकि जो वन्य प्राणी अभयारण्य हैं ये जंगली या पर्वतीय वन्य क्षेत्रों में मिलते हैं, इनको बनाया नहीं जाता ये, बल्कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, है ना, जंगल या पर्वतीय वन, और उनको बस सुरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है। मानव हस्तक्षेप की बात करें तो चिड़ियाघर में मानव का हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है, ज़्यादातर जो है वो जानवरों को कंट्रोल में रखा जाता है मानव के द्वारा। जबकि यहाँ पे वो प्राकृतिक आवास में रहते हैं तो यहाँ पे जो छेड़छाड़ है जानवरों के साथ वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर लगभग। ठीक है, अगर वहाँ पे सब कुछ सही से मेंटेन किया जा रहा है तो, तस्करी वगैरह नहीं हो रही है तो। स्वतंत्रता की बात करें तो जो जानवर वो सीमित जगह में रहते हैं, उतनी आज़ादी नहीं होती चिड़ियाघर में उनको, लेकिन वन्य प्राणी अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये बहुत ही स्वतंत्र रूप से वहाँ पे विचरण करते हैं, रहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे दिल्ली में चिड़ियाघर है, लखनऊ का चिड़ियाघर हो गया। अभयारण्य की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग अभयारण्य हैं, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये अंतर है, और ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद एक अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख मेन जो उद्देश्य ये था कि जो बाघों की घटती हुई संख्या है, क्योंकि बाघों का शिकार वगैरह राजा महाराजा हमारे बहुत करते हुए आए, तो और भी बहुत सारी चीज़ों जब की वजह से इनका शिकार हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये विलुप्त होने की कगार पे आ गए। तो इनको बचाए रखना ज़रूरी था, इनका प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना जरूरी था। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। शुरुआत कब हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की? 1 अप्रैल 1973 को। किसके द्वारा चलाया गया था? भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। कौन उस समय प्रधानमंत्री था? श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी इंडिया की। ठीक है। प्रथम बाघ परियोजना स्थल, यानी कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया और एक साथ बहुत सारे जंगल या उनको प्रोटेक्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। सबसे पहले कोई एक से शुरुआत होगी ना। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। अगला है अपना एंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी कि संकटापन्न जंतु। देखो, एंडेंजर का मतलब है कि ये ख़त्म तो नहीं हुए हैं, अभी बचे हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा इनकी रह गई है, तो मतलब बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे। तो ऐसे जीवों को बुलाते हैं संकटापन्न जंतु। आप यहाँ पढ़ भी सकते हो। संकटापन्न जंतु वे जीव जंतु होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और जिनके विलुप्त होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। अगर इनको हम बचाएंगे नहीं तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो जंगली भैंसा, बाघ, बारहसिंगा, ये बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है ना। प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से अब टाइगरों की संख्या में तो इजाफा हो गया, लेकिन ये लोग तो अभी भी, ठीक है, ख़त्म होने की कगार पे हैं, है ना। हिरणों को, बारहसिंगा को आपने देखा होगा कि सरकार ने बिल्कुल ही रोक लगा दी है। इवन अगर कोई इंसान इनको, ठीक है, नुकसान पहुंचाता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है, वहाँ पे उसको सज़ा मिलती है। ठीक है। अच्छा, कारण क्या रहा कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं, है ना।
तो इसका प्रमुख कारण है अत्यधिक शिकार और तस्करी। किसी भी जीव के खत्म होने का या फिर खत्म होने की कगार पे आ जाने का जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है अत्यधिक शिकार और तस्करी। दूसरा कारण होता है भैया जब वनों की कटाई हो जाएगी तो जाहिर सी बात वन में रहने वाले जीव भी नष्ट हो जाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु खत्म हो जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से ये जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि भारत के कुछ प्रमुख संकटापन्न जंतु कौन से, मतलब ऐसे जंतु जो खत्म होने की कगार पे हो गए हैं लेकिन खत्म हुए नहीं, अभी खत्म होने के कगार पे हैं, अगर इनको बचाया नहीं गया तो उनके नाम कौन कौन से हैं। देखो, बंगाल टाइगर, ठीक है, तो जो बंगाल टाइगर है, ठीक है, ये खत्म होने की कगार पे आ चुका है। कारण क्या है? शिकार या इसके आवास का ह्रास हो जाना, मतलब जहाँ पे जंगलों में रहते थे उन जंगलों को खत्म कर दिया गया है। एशियाई शेर, ठीक है, ये भी खत्म होने की कगार पे हैं। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा, ये भी खत्म होने की कगार पे, क्योंकि जो इसका सींग है इससे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, तो इसके सींग के लिए लोग इसको मार देते हैं, तस्करी होती है। ठीक है ना, जड़ी बूटियाँ या फिर बहुत सारी, मतलब हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड, ठीक है, ये भी जलवायु परिवर्तन का या फिर शिकार की वजह से मारा जाता है। ठीक है, लाल पांडा वनों की कटाई की वजह से मारे जा रहे हैं। गंगा डॉल्फिन, जल प्रदूषण हो गया है, शिकार होता है, इसके लिए मारे जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अब खत्म होने की कगार पे हैं। ठीक है, देखो जो अगला टॉपिक है वो है परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। अभी हमने इसको पारिस्थितिक तंत्र भी बोला था, पारिस्थितिक तंत्र भी बोला था। ठीक है, तो परितंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है? देखो होगा क्या, कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी जीव है, उसको जिंदा रहने के लिए उसके आसपास जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना। एक सिस्टम बनाओगे ना, जैसे आप ही रहते हो तो आपको घूमने के लिए जगह चाहिए, आपको धूप चाहिए, आपको पीने के लिए पानी चाहिए, है ना, आपको खाने के लिए फल चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। तो मतलब आप अब खुद को एक जीव समझो, हालांकि आप खुद एक जीव हो भी, तो आपको जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब आसपास के जो दूसरे जीव हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ रही है, चाहे आप आपके भाई बहन हो उनसे आप बात करते हो, आपके दोस्त हो आप उनसे बात करते हो, ठीक है, या फिर दूसरे जीव हैं जैसे पेड़ पौधे आप उनको खाते हो, ठीक है, और जो दूसरे घटक हैं अजैविक घटक जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये भी आपको चाहिए। तो आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है अपने चारों ओर, उसी सिस्टम की वजह से आप जिंदा रह पा रहे हो। तो इसी सिस्टम को क्या बोलेंगे? ये आपका इकोसिस्टम है। अब अलग अलग जीव के लिए इकोसिस्टम अलग अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, शेर के लिए अलग होगा, भालू के लिए अलग होगा, तालाब में रहने वाली मछली के लिए अलग होगा, लेकिन है वो इकोसिस्टम या परितंत्र ही। तो मतलब परितंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है? कोई भी जीव हो, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या सूक्ष्म जीव हो, वो उनके चारों ओर जो भौतिक पर्यावरण है, जो मिट्टी हो गई, जल हो गई, वायु हो गई, ठीक है, इनके बीच में उनका एक आपसी संबंध होता है जिसकी वजह से एक तालमेल बैठता है, इसी को हम बोलते हैं परितंत्र। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई परितंत्र क्या होता है, तो आप सिंपल सी परिभाषा लिखोगे, जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाले आपसी संबंधों का एक प्राकृतिक तंत्र परितंत्र कहलाता है। समझ में आ गया? परितंत्र के दो घटक हो गए, इसका ये भी मतलब समझ में आ होगा। पहला क्या है? जीवित घटक, दूसरा क्या है? अजैविक घटक। जैविक घटक या जीवित घटक का मतलब होता है वो सभी चीज़ें जो जिंदा हैं, जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य, बैक्टीरिया, फफूंद। अजैविक घटक का मतलब होता है सभी निर्जीव चीज़ें, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, तापमान, ये सब चीज़ें। तो किसी भी जीव के चारों ओर जो एक प्राकृतिक तंत्र बना हुआ है, एक इकोसिस्टम बना हुआ है, वो मेनली इन्हीं दो घटकों, जैविक घटक और अजैविक घटकों से मिलके बना हुआ है। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है वो है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी किताब है जो इस बात का, ठीक है, डेटा अपने अंदर रखते हैं, इस बात की सूची अपने अंदर रखती है कि कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटापन्न हैं या बहुत ही रेयर पाई जाती हैं। समझ में आ गया? तो यानी संकटापन्न प्रजातियों की सूची रखने के लिए एक बुक है जिसे हम बोलते हैं रेड डेटा बुक। ये बुक किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? IUCN द्वारा। IUCN की फुल फॉर्म आप याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसके द्वारा बनाई गई एक बुक है रेड डेटा बुक। अब जो रेड डेटा बुक है ये फ्लोरा और फौना के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती है, पौधों के लिए अलग होती है, जानवरों के लिए अलग होती है। ठीक है, इवन इंटरनेशनली ये बुक मेंटेन की जाती है और
बहुत सारी कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जो खुद अपने देश की रेड डेटा बुक अलग से उनकी गवर्नमेंट मेंटेन करती है। तो मतलब विश्व स्तरीय लेवल पे भी इसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा देश है या जो दूसरे देश हैं वो अपने अपने लेवल पे भी इसको मेंटेन करते हैं। इसका महत्व क्या है भाई? देखो, रेड डेटा बुक का महत्व ये है कि भाई इससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी प्रजातियां हैं जो संकट में पड़ी हैं। और जब हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी प्रजातियां संकट में पड़ी हैं, तो हमें ये सोचना आसान होगा कि इनके संरक्षण के लिए क्या योजनाएं बनाई जाएं, कितना खर्चा आएगा, ठीक है। वैज्ञानिकों को, नीति निर्माताओं को, ठीक है, सही दिशा मिलती है इस बुक से कि भाई ये चीज़ें हैं जो खतरे में हैं, तो इनको बचाने के लिए ये स्टेप लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे भाई बाघ को बचाने के लिए आपको अलग तरह का सिस्टम चाहिए, है ना। चील कौओं को बचाने के लिए आपको अलग तरह का सिस्टम चाहिए, ठीक है। खरगोश को अगर आप बचाना चाहोगे, हिरन को आप बचाना चाहोगे, तो अलग तरह की चीज़ें चाहिए। तो मतलब क्या है कि ये पता होना कि कौन सी प्रजाति ज़्यादा खतरे में है, इस बात को समझने में और नीति बनाने में आसान कर देती है कि आप उस प्रजाति को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रेड डेटा बुक मेनली क्या है? रेड डेटा बुक एक चेतावनी की घंटी की तरह है, आप समझ सकते हो, जो बताती है कि अगर समय रहते हम नहीं जागे तो कई प्रजातियां ऐसी हैं जो हमेशा के लिए धरती से मिट सकती हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक अगला टॉपिक है प्रवास, जिसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। तो प्रवास या माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, इसको आप समझ सकते हो बहुत ही आसान तरीके से कि भाई प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव जंतु जहाँ पे रह रहे थे, जो उनका निवास स्थान था, कुछ खास वजहों से उस स्थान को छोड़ के लिए कुछ समय के लिए किसी दूसरे स्थान पे गए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम गुजारा और फिर अपने जगह पे आ गए। तो जो अपना प्राकृतिक आवास छोड़ के दूसरे स्थान पे जा रहे हैं किसी उद्देश्य से, इसी को बोला जाता है प्रवास या माइग्रेशन। जैसे साइबेरियन क्रेन साइबेरिया में पाए जाते हैं, लेकिन ये भारत में आ जाते हैं सर्दियों के महीने में, ठीक है। और फिर कुछ टाइम रहने के बाद ये वापस चले जाते हैं। तो ये प्रवासी पक्षी कहेंगे हम इनको, ठीक है। अब प्रवास का एक बहुत ही सिंपल अगर इमेज अपने दिमाग में बनाना चाहते हो तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका परिवार यूपी, बिहार, हरियाणा या अलग अलग जगह से दिल्ली में आके बस गया, मान लो, है ना। तो होगा क्या कि आप रहते कहीं और थे, आपका परिवार कहीं और मेन मूल रूप से रहता था, लेकिन अब काम धंधे नौकरी के चक्कर में आपके माँ बाप, है ना, दिल्ली आ गए या किसी और शहर चले गए। तो एक तरह से आप भी प्रवासी हुए। समझ में आ गई बात? तो प्रवास का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, आप इसको लिखोगे कैसे? आप ऐसे लिख सकते हो, प्रवास एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पशु पक्षी या अन्य जीव खाद्य, जलवायु, प्रजनन या सुरक्षा की आवश्यकता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियमित रूप से आते जाते रहते हैं। ये मेनली मौसमी होता है, सीजनल होता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं प्रभाव के? मौसम में बदलाव, है ना। हो सकता है कि ये पशु पक्षी जहाँ पे रह रहे थे किसी खास मौसम के उतना नहीं झेल सकते, है ना, तो उस मौसम में कहीं और चले जाते हैं। जब इनको लगता है कि अब ये मौसम ठीक हो गया होगा तो ये वापस अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। भोजन और पानी की कमी, मान लो किसी जीव को जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ भोजन पानी की कमी नजर आ रही, तो भोजन पानी की तलाश में वो प्रवास करते हैं। प्रजनन के लिए प्रवास करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए करते हैं, शिकारियों से सुरक्षा के लिए करते हैं। अलग अलग कारण हो सकते हैं प्रवास के, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक है कागज का पुनः चक्रण। तो ये तो आपको समझ में आता ही होगा, मतलब जो पुराना कागज था उसका हम पुनः उपयोग कैसे करें, है ना। जो पुराना, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे अपने जो कॉपी किताबें हैं कबाड़ी वालों को बेच देते हो, तो कबाड़ी वाला क्या करता है, उनको अलग अलग और बड़े पैमाने पे जाके बड़ी फैक्ट्रियों को बेचता है। वो बड़ी फैक्ट्रियाँ उस कागज़ को, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से रिसाइकल करती हैं और फिर उनसे कागज़ बनाती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कागज़ का पुनः चक्रण। अब कागज़ के पुनः चक्रण से क्या फ़ायदा है कि भाई एक तो पुराने कागज़ से नया कागज़ बन रहा है, तो पेड़ पौधों को उतने काटने की जरूरत नहीं पड़ रही। आपको पता है ना, जो कागज़ होता है वो लकड़ी से बनता है, तो अगर हम उसी कागज़ को पुनः इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ हद तक पेड़ पौधों को काटने में कमी आ रही है। इससे कचरा भी कम हो रहा है, जंगलों की सुरक्षा बढ़ रही है, ऊर्जा की बचत हो रही है, क्योंकि जो पुनः निर्माण हो रहा है कागज़ का उसको बनाने में कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। आर्थिक लाभ भी हो रहा है, बहुत सारे रोज़गार भी पैदा हो रहे हैं। जैसे कबाड़ी वाले को आप कागज़ बेच रहे हो, आपको भी पैसा मिल रहा है जो आपने लिख लिया है, कबाड़ी वाले को भी रोज़गार मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां या फैक्ट्रियां ऐसी खुली हैं जो यही काम करती हैं, कागज़ का पुनः चक्रण, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो मतलब इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक अगला टॉपिक है रिफॉरेस्टेशन, यानी पुनर्वन आरोपण। जैसे कि नाम से पता लग रहा है,
पुनर्वन रोपण का मतलब क्या होता है कि किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पहले जंगल था लेकिन कट गया था, अब नष्ट हो गया था, वापस से अगर वहाँ पे पेड़ पौधे लगाकर वन को बहाल कर दें, यानी कि जंगल काट दिया गया था, वापस से अगर वहाँ पे हम जंगल को लगा दें, तो इसको बोला जाएगा कि हमने वनों की पुनः स्थापना करी है। तो इसी वनों को पुनः स्थापना करने की जो प्रक्रिया है उसे बोला जाता है पुनर्वन रोपण या रिफॉरेस्टेशन। इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता है भैया क्योंकि वनों की कटाई के कारण वन समाप्त हो रहे हैं, तो उनको लगाना भी जरूरी है ताकि जैव विविधता मेंटेन रहे, पेड़ पौधे मेंटेन रहे, मिट्टी का कटाव कम हो, बाढ़ का खतरा कम हो, है ना, ऑक्सीजन की कमी दूर हो, वन्य जीवों का आवास नष्ट ना हो, जलवायु जो है वो मेंटेन रहे, उसका तापमान हमारी पृथ्वी का बना रहे। तो इन सभी के लिए हमें पुनः वन को लगाना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।